बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद वहीद और मैं आप लोगों से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ और बेज़िद इल्मा हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं उसका हस्ब-ए-याद फ्लैश कार्ड मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पर बना रखा है। सो लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड। जी माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने वाले हैं ज़ाहिर चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 7। और मैं हमेशा की तरह आज भी मैंने नाम आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, जिनमें से किंगडम मोनेरा ये इस चैप्टर का नाम है। और यू नो कि हम इसमें स्टडी करते हैं प्रोकैरियोट्स को। और प्रोकैरियोट्स जस्ट रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता और कोई भी दूसरा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं होता। सो हम आज जो चीज़ें इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, मीन बैक्टीरिया के बारे में, उसमें जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों के लिए इस फ्लैश कार्ड में लिख रखा है कि हम सबसे पहले स्टडी करेंगे इसकी इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, राइट। तो पहली बात स्टूडेंट्स, और शायद आखिरी बात भी यही है कि इकोलॉजी के लिहाज से यानी कि एनवायरनमेंट के लिहाज से बैक्टीरिया का जो सबसे बड़ा रोल है वो क्या है कि ये बहुत एक्सीलेंट रीसाइक्लर्स हैं, राइट। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी खाया वो आप लोगों की बॉडी का क्या बन गया स्टूडेंट्स? पार्ट्स। आपने अगर प्रोटीन खाई है तो उससे आप लोगों की बॉडी को ऑब्टेन हुए क्या? अमाइनो एसिड्स, और फिर उससे बनी आप लोगों की प्रोटीन। सिमिलरली बहुत सी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स में से और फैट्स में से और विटामिन में से आपकी बॉडी का क्या बन गई? पार्ट्स। कुछ एक्सेप्शनल लोगों के अलावा मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ यही होता है कि मरने के बाद उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। ये ट्रू है तमाम प्लांट्स के लिए और तमाम एनिमल्स के लिए, राइट। तो जब बॉडी डिकम्पोज होगी तो जो कुछ भी आपने अपनी जिंदगी में अपनी बॉडी का पार्ट बनाया था, इट विल बी रिटर्न टू द नेचर एज वेल। एक पॉइंट ब्रेक मूवी है, राइट, आप उसको देखिएगा, बहुत एक्सेलेंट मूवी है। और इस पर्टिकुलर मूवी में उन यही कॉन्सेप्ट दिया गया है कि वो नेचर में से जो चीज़ें चुराते हैं, उनका जो ग्रुप है सुपर एथलीट्स का, वो उन चीज़ों को दोबारा उसी माहौल में लौटाने की कोशिश करता है। हालांकि ये बात गलत है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने बात डिस्कस की कि वो वाला काम हमारे इन्वायरमेंट में कौन कर रहे हैं? बैक्टीरिया कर रहे हैं। और इस पर्पज़ के लिए जो काम ये करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन, राइट। वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डीकम्पोजिशन। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू वो कार्बन को, नाइट्रोजन को, सल्फर को, फॉस्फोरस को, राइट, क्या कर देते हैं? एनवायरनमेंट को रिटर्न कर देते हैं। यानी कि ये वाले एलिमेंट्स जब तक आप जिंदा हैं आपको सर्व करें, फिर ये दोबारा एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाए और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में घूम रहे हैं। सो ये इनका इकोलॉजिकल रोल है। फिर हम स्टडी करते हैं इनके इकोनॉमिकल रोल को। तो अगर आप इसके इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन को देखें तो ये दो तरह की हो सकती है। नंबर 1, यूजफुल कंट्रीब्यूशन। अगर मैं इसके यूजफुल होने की बात करूं तो बैक्टीरिया आर वेरी वेरी यूजफुल। कैसे? कि हम इनसे ऑब्टेन कर सकते हैं फूड। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फूड की मैन्युफैक्चरिंग में हमारी हेल्प करते हैं। फिर इसके अलावा हम इन बैक्टीरिया को लेदर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, राइट। सिर्फ और सिर्फ ये मैंने एक इंडस्ट्री का नाम लिया, जरूरी नहीं है, और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम लोग इनसे वैक्सीन्स बनवा सकते हैं, राइट। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स हम इससे बनवा सकते हैं डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक्स, राइट, एंड मैनी मोर। यानी कि आप लोग
बैक्टीरिया को डिफरेंट पॉजिटिव वेज में यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे बैक्टीरिया हमें सिर्फ मुआशी फायदे दे रहे होते हैं? मुआशी फायदा से मुराद हमारे पास ये है कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में हमारी हेल्प कर रही? तो आंसर इज नो। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे भी हैं कि जिन्हें मैं डेलिबरेटली रेड से लिख रहा हूं, इसका मतलब यह है कि दे आर हार्मफुल। तो बैक्टीरिया की जो बहुत सी टाइप्स हैं वो हार्मफुल भी हैं। अब अगर वो हार्मफुल है तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए स्टूडेंट्स, वी शुड बी अवेयर ऑफ इट कि वो हमें कौन कौन सा हार्म दे सकते हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ये है कि दे कैन स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है ज़ाया करना। तो ये ज़ाया कर सकते हैं किस चीज़ को? जाहिर है नंबर 1 पे मेरी वेजिटेबल्स को। वेजिटेबल्स मीन सब्जियों को ज़ाया कर सकते हैं। फिर ये स्पॉइल कर सकते हैं किसको? मेरे फ्रूट को। फिर ये ज़ाया कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि आटा जो है वो खमीरा हो जाता है, तो उस किस्म के जो हमारा आटा है या आटा की जो डिफरेंट व्हीट प्रोडक्ट्स हैं ये उनको भी स्पॉइल कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आप इसको सिंपल किसी भी फूड स्टफ से माइंड में रख सकते हैं। फिर अगली बात जो स्टूडेंट्स मेरे पास ये है कि व्हाट आर द मेडिकल यूजेस ऑफ दीज पर्टिकुलर बैक्टीरिया। तो उसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम यहां लिखेंगे मेडिकल यूज क्या है। तो मेडिकल यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आप लोगों ने जो बातें माइंड में रखनी है वो ये है, नंबर 1 कि आप लोगों की बुक में एक वैल्यू गिवन है कि अप्रॉक्सीमेटली 200 पैथोजेनिक स्पीशीज। पैथोजेनिक, मैंने बहुत दफा ये वर्ड यूज किया है, मीन डिजीज कॉजिंग स्पीशीज। ऑर्गेनिजम्स रिपोर्टेड हैं, बैक्टीरिया रिपोर्टेड हैं, और ये जाहिर है हमें एटलीस्ट 200 डिफरेंट टाइप्स की डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं। अब अगर आप लोग इस मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी इसका ताल्लुक भी हमारी इकोनॉमिक्स के साथ है। मीन टू से कि जितनी इंडस्ट्रीज क्या बना रही है, एंटीबायोटिक बना रही है, ज़ाहिर है वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो भी एक फायदा हम लोगों को मिल रहा है। उससे कितने लोगों का बिजनेस एसोसिएट है, कितने लोगों के बिजनेस से मुराद स्टूडेंट्स मेरे पास ये है कि वो लोग जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो लोग जो उस पर्टिकुलर मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो वाले लोग जो उस पर्टिकुलर मेडिसिन को सेल कर रहे हैं, और फिर इवेंचुअली इसका फायदा किसको है? पेशेंट को है, कि ये जो पेशेंट है ये उस मेडिसिन को यूज करके ज़ाहिर फायदा ले रहा है। लेकिन बहरहाल ये तो उसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट हो गया, लेकिन नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या है कि ये 200 पैथोजेनिक बैक्टीरिया दुनिया में होने वाली अमवात का एक लॉइन शेयर, एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बैक्टीरिया हमें डिफरेंट किस्म की डिजीजेस कॉज करते हैं, और इनमें से बहुत सी जो डिजीजेस हैं दे आर वेरी वेरी फैटल, वो जानलेवा साबित हो सकती हैं, और इनकी वजह से जाहिर है क्या हो सकती हैं? डेथ्स हो सकती हैं। और इनकी एक लिस्ट आप लोग पढ़ के आए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप कॉलरा, मैंने आपको बोला था कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि बहुत बड़े बड़े पहलवानों को भी 2 और 3 डेज के अंदर ग्रेवयार्ड में पहुंचा सकता है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैथोजन, राइट। फिर आपने दुनिया के एक बहुत मशहूर डिसऑर्डर को भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, जाहिर है, ट्यूबरक्लोसिस और टीबी। फिर आप लोगों ने बच्चों का सबसे ज्यादा दुश्मन, दैट इज कॉल्ड एज निमोनिया। हालांकि ये ओल्ड एज में भी उतना ही डेंजरस है, लेकिन जितनी अमवात निमोनिया की वजह से बच्चों की होती हैं शायद किसी और एज में नहीं होती। तो ये मैंने कुछ आपको डिसऑर्डर्स बताई कि जिसकी वजह से जाहिर है हम इनको बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के तौर पे कंसिडर करते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट कौन है? हमारा बैक्टीरिया। और मैंने आपसे कल भी एक बात कही थी स्टूडेंट्स कि देयर इज एन ऑन गोइंग बैटल, कि आप डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह तो आपको पता चलेगा कि आप में और बैक्टीरिया में एक मुसलसल जंग जारी है। हम बीइंग केमिस्ट, बीइंग डॉक्टर्स एंड बीइंग you can say biotechnicians, we are doing our best to create new medicine every time। लेकिन अल्लाह ताला ने बैक्टीरिया को भी सलाहियत से नवाजा है कि वो भी अपने डीएनए को, अपने जेनेटिक मेकअप को बार बार रिशफल करके हमारी बनाई हुई एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। ये बात अपने माइंड में रखनी है। इस लेक्चर के एंड पे हम इसको भी बहुत फोकस करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
अगर ये वाले बैक्टीरिया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हामिल भी हैं और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हामिल भी हैं और ये हमें डिफरेंट डिजीजेज भी कॉज कर सकते हैं, ये हमारी फूड को स्पॉइल भी कर सकते हैं, हमारी अदर इंडस्ट्री को भी अफेक्ट कर सकते हैं, तो फिर हमें इनको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो आइए हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स बात यह है कि हम लोग बैक्टीरिया को दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज फिजिकल मेथड, राइट। अब यहां पे मुझे हजरत मुशर्रफ जो हमारे प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक बयान याद आ रहा है कि मार नहीं प्यार। इसे हम बोलते थे फिजिकल पनिशमेंट, कि आप अपने स्टूडेंट को या एक कोई भी शख्स सोसाइटी में दूसरे बंदे को ये कोशिश करे कि वो उसे बिल्कुल ना मारे, टच ना करे। लेकिन बाद वक्त ऐसा हो जाता है कि दुनिया में ऐसे एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं कि बस फिर फिजिकल पनिशमेंट ही उसका एक हल रह जाता है। और वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ऐसा ही काम किया हुआ है कि उसने अगर जन्नत का हमें बिशारत सुनाई है तो हमें दोज़ख से डराया भी है, और वो जगह त्याग करके रखी हुई है। तो बात ये हो रही थी कि सम टाइम बैक्टीरिया इतने ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं कि फिर इनको कंट्रोल करने के लिए हमें फिजिकल मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। और ये फिजिकल मेथड के थ्रू जो काम हम लोग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको मैं आपको प्रॉपर स्पेल के साथ लिख रहा हूँ, STERILIZATION, स्टरलाइजेशन। तो मैं वैसे हम इसे स्टेरी नहीं बोलते, लेकिन जस्ट याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपने इसे स्टेरिलाइजेशन के साथ याद करना है, बिकॉज एक बायोलॉजिकल वर्ड है तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होगा। तो स्टेरिलाइजेशन को हम अचीव कर सकते हैं कैसे? नंबर वन, लुक एट दिस, यूजिंग हीट। तो उसके लिए मैं जो पहला मेथड यूज कर रहा हूं वो क्या है स्टूडेंट्स? हीट, राइट। अब हीट दो तरीके की इस्तेमाल हो सकती है बैक्टीरियल लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। उनमें से पहली फॉर्म ऑफ जो हीट है उसे हम बोलते हैं ड्राई हीट। अब इसकी मिसाल मेरे पास क्या हो सकती है? इसकी मिसाल स्टूडेंट्स ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, उससे मैंने स्टोव पे, चूल्हे पे गर्म कर लिया, या आज ही कोई मॉडर्न मेथड ही हो सकता है कि मैं उसे माइक्रोवेव ओवन में रख के भून दूं, गर्म कर दूं, ऐसा काम कर दूं। यानी कि इस वाले केस पे मैंने वाटर को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ। इस किस्म की हीट में जाहिर है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हैं डिफरेंट किस्म के नेसेसरी कंपोनेंट्स, मे बी फूड की फॉर्म में, मे बी एंजाइम की फॉर्म में, या मे बी डिफरेंट अदर रिएक्टेंट्स की फॉर्म में, उनके साथ एक सलूक होता है। वो सलूक आप लोगों ने याद रखना है, वो ये है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन, कि जो कोई भी यूजफुल चीज है उसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन। और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में वो वाली चीज क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, या उसी केमिकल कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा मेथड हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? वो है स्टूडेंट्स मॉइस्ट हीट। अब मॉइस्ट हीट से मेरे पास क्या मुराद है? इसके लिए आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक बड़ा मुश्किल सा वर्ड जिसे हम बोलते हैं प्रेशर कुकर, राइट। कितनी मुश्किल बात की ना स्टूडेंट्स मैंने। तो प्रेशर कुकर में हम क्या कर रहे हैं? जाहिर है हम कोई भी चीज़ रखेंगे उसके अराउंड में पानी प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड करने के बाद उसके ऊपर हम क्या जो कैप है वो लगा देंगे, और देन वी विल लिट ऑन व्हाट द आवर स्टोव। स्टोव को लिट ऑन का मतलब है हम ऑन कर देंगे, और वो जो एनर्जी है वो क्या करेगी स्टूडेंट्स के वो इसकी जितनी भी प्रोटीन्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट, उन सारी की सारी प्रोटीन्स को कोएगुलेट कर देगी, राइट। कोएगुलेशन का मतलब ये है कि अब ये वाली जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट अवेलेबल इन फॉर द अदर केमिकल रिएक्शन। तो ये है हमारे पास मॉइस्ट हीट का रोल। जी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड जो एजेंट हम यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द बैक्टीरियल एक्टिविटीज ऑन फिजिकल ग्राउंड्स। तो वो जो फिजिकल ग्राउंड्स पे मतलब जिसमें बैक्टीरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन कायम कर रहे हैं उसका नाम होता है हमारे पास गैसेस। तो ये जो डिफरेंट किस्म की गैसेस हैं, मैंने बोला कि दे विल डिफ्यूज थ्रू द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और फिर ये जाके कंबाइन करेंगे डिफरेंट मेटाबोलाइट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उन्हें क्या कर देंगे? पॉइजन। वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल इज क्लोरीन। आप लोगों को पता है कि हम लोग स्विमिंग पूल्स के अंदर जो वाटर है उसे क्लोरीनेट करते हैं, और ये जो क्लोरीनेशन है
ये डेफिनेटली क्या करेगी कि जाके बैक्टीरिया के एंजाइम सिस्टम को और बैक्टीरिया के डिफरेंट और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को क्या कर देंगे, क्लोरीनेट कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे और उसे रिएक्शन के काबिल नहीं छोड़ेंगे। तो ये गैसेस बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की चीज़ें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि व्हाट फॉर एग्जांपल इज क्लोरीन। तो ये एक ऐसा गैस हो सकती है कि जिसे हम आइडियली यूज़ करते हैं टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, राइट। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चल रहे हैं और जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो क्या था हमारे पास, फिल्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट वेरी थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। और सवाल ये है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को एक्टिविटी करने से रोक दें यूजिंग फिल्ट्रेशन। तो आंसर स्टूडेंट्स ये है कि इसके लिए हम ये नहीं कर रहे कि फिल्टर बैक्टीरियल एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लाइक अपर टू यू कैन से मेथड्स, इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि हम जो चीज़ हमने बनाई है, नंबर वन, वो थर्मली अनस्टेबल है। मीन टू से कि अगर मैं उस पर्टिकुलर केमिकल को, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को अगर मैं गर्म करूं बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो बैक्टीरिया बाद में किल होगी और मेरा जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी हम मिसाल लेते हैं आप लोगों के पास। आपके पास है डिफरेंट किस्म की वैक्सीन्स, राइट। तो आपको पता होगा कि नॉर्मली हम लोग वैक्सीन्स को इवन ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए भी हम लोगों ने उनको प्रॉपर आइस बॉक्स दिए होते हैं। वैक्सीन को हम आइस बॉक्स में रख के फिर हम उसको शिफ्ट करवाते हैं। इसका मतलब कि हम उसके लिए हाई टेम्परेचर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये कैसे पॉसिबल था कि अगर वो स्टेबल फॉर्म में, बीस मेच्योर फॉर्म में स्टेबल नहीं है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिंथेसिस वो कैसे थर्मली स्टेबल हो सकते थे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि बजाय इसके कि हम वैक्सीन को गर्म करके जरासीम से पाक करें, हम लोगों ने हमने उनको फिल्टर करके पाक कर लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जितने हार्मोन्स हैं उनके बारे में भी ऐसी ही बात है कि उन्हें भी हम लोग स्टरलाइज करते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक्स भी ऐसे ही क्या की जाती है स्टूडेंट्स, स्टरलाइज की जाती है, राइट। तो ये हुआ फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। अब अगला सवाल ये है कि हम कौन सा फिल्टर यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है कि ये बात किस पे डिपेंड कर रही है, जाहिर है पोर साइज पे, राइट। मैं कौन सा फिल्टर यूज करूं वो डिपेंड करता है पोर साइज पे। तो पोर साइज मेरे पास डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज कि आज हम लोगों ने इतनी एडवांसमेंट हासिल कर लिया कि हम इवन जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं उसके पोर साइज को प्रॉपर मॉनिटर कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत छोटे साइज से लेकर बड़े साइज के पोर्स के फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं ये देखूं कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर किस किस्म के बैक्टीरिया जो है ना वो इफेक्ट कर सकते हैं, उसकी कौन सी स्पीशीज हो सकती है। तो उसके लिहाज से मैंने पोर साइज सेलेक्ट करना होता है, राइट। तो पोर साइज ऑफ द फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर आप लोगों को बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म का सामना करना पड़ रहा है तो आपको बहुत छोटे पोर साइज का फिल्टर यूज करना पड़ेगा। और ये हम इसलिए बात यहाँ पे इनकलकेट कर रहे हैं कि जितने छोटे साइज का फिल्टर होगा, जाहिर है उसकी प्राइस भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए हम वही फिल्टर यूज़ करते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है, हम फजूल पैसे को ज़ाया नहीं कर रहे होते। अगली बात स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, द रेडिएशन। अब सवाल ये है कि हम रेडिएशंस को कब यूज़ करेंगे। तो आंसर ये है स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास स्टरलाइजेशन रिक्वायर्ड है, किसके ऊपर, ऑन नॉन लिविंग सर्फेसेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूं किस चीज को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहां पे किसी किस्म का कोई हर्डल नहीं है मेरे पास कि इसमें मेरी चीज खराब हो जाएगी या उसको गर्म करने से कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। तो उस पर्टिकुलर केस में मैं रेडिएशंस को यूज करूंगा और ये रेडिएशंस आमतौर पे 300 नैनोमीटर से nm नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाली होती है, राइट। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे
मुझे यूज करनी है व्हाट, रेडिएशन। अगर आप किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है स्टेरिलाइज्ड विद गैमा रेडिएशन। तो आमतौर पे जो हम यूज करते हैं रेडिएशन यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज गैमा रेडिएशन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं कि जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया को फिजिकली कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं दूसरे मेथड की तरफ, और दूसरा मेथड हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, केमिकल मेथड। अब अगर हम केमिकल मेथड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो केमिकली हम लोग बैक्टीरिया को डिफरेंट केमिकल्स से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से जो पहला केमिकल एजेंट आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है उसे हम लोग नाम देते हैं एंटीसेप्टिक और एंटाइसेप्टिक। अब सेप्सिस का मतलब होता है पॉइजन या जहर। ये जहर कहाँ फैल सकता है स्टूडेंट्स, जाहिर है आप लोगों के लिविंग टिश्यू में, राइट। अगर आप लोगों के लिविंग टिश्यू में कोई ना कोई पॉइजन फैल गया है या फैल रहा है, तो उस पर्टिकुलर कॉजेटिव एजेंट को वॉश करने के लिए जो मेडिसिन मैं यूज कर रहा हूं उसे हम लोग एंटीसेप्टिक बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये वाली बात बिल्कुल पता है कि अगर आपके पाँव में कोई कील चुभ गया है तो कील की जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उस टिश्यू में उस पर्टिकुलर टाइम पे आप लोगों के उस वुंड में बैक्टीरिया काफ़ी डीप तक इन्वेड कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम में अगर मैं बैक्टीरिया को वहाँ पे रहने दूंगा तो कंडीशन स्टूडेंट्स कैसी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा एनारोबिक हो जाएंगी। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो बैक्टीरिया जो एनारोबिक एनवायरनमेंट में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, उन्हें थ्राइव करने का, पनपने का, मल्टीप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। तो अगर मैं उन पर्टिकुलर टिश्यूज़ को डैमेज होने से बचाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करनी चाहिए, कोई ना कोई एंटीसेप्टिक यूज़ करनी चाहिए। और आपको पता है कि शायद तो वो वाली एंटीसेप्टिक स्टूडेंट्स जो आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनमें से आपने एक नाम पायोडीन सुन रखा होगा। तो पायोडीन इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट एंटीसेप्टिक एजेंट्स। इसके अलावा आपने कभी ये भी देखा होगा कि जो हमारे बार्बर लोग हैं, जिसे हम नाई बोलते हैं, वो थोड़ी सी डिटोल डालने के बाद भी जख्मों को धो देते हैं या उसके ऊपर लगा देते हैं एक फटकड़ी। ये भी आपको डिफरेंट किस्म के जो बार्बर हैं या नाई हैं उनकी जगह पे आपको मिल जाएगी, देखेंगे वो फटकड़ी को घोल के जख्म के ऊपर लगा देते हैं। तो इन सारे केसेस में बेसिकली यू नो कि हम लिविंग टिश्यूज के ऊपर चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। तो वो वाली चीज़ें, वो वाले केमिकल्स जो लिविंग टिश्यू में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में इस्तेमाल हो सकते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट्स, राइट। अब हम चलते हैं नंबर 2 पॉइंट की तरफ। जो दूसरी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं केमिकल मेथड से बैक्टीरियल ग्रोथ को अरेस्ट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। और जैसे हम लिख चुके हैं ऑलरेडी कि डिसइंफेक्टेंट जो केमिकल्स हैं वो बेसिकली नॉन लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल होते हैं। उसकी रीज़न हमारे पास स्टूडेंट्स ये है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एजेंट को अपने लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल करूँगा तो ये वही हरकत करेंगे जो हम बैक्टीरिया के साथ करते हैं। मीन्स कि मेरे लिविंग टिश्यू में 2 प्रोसेसेस करेंगे। ज़ाहिर है या तो मेरे टिश्यू की रिडक्शन कर देंगे और या फिर ये मेरे टिश्यू की ऑक्सीडेशन कर देंगे, और उसके रिजल्ट में ये मेरे टिश्यू को डैमेज करेंगे। कौन से टिश्यू की बात हो, लिविंग टिश्यू की। तो इसीलिए मैंने इसको यूज़ करता हूँ डिसइंफेक्टेंट को फॉर नॉन लिविंग टिश्यूज़ ऑनली। तो सवाल ये कि क्या आप लोगों की बुक में कोई ऐसी एग्जाम्पल गिवन है कि जिसमें नॉन लिविंग टिश्यूज़ पे इस्तेमाल होने वाले केमिकल एजेंट का जिक्र है? तो आंसर इज यस। हमारे पास 6 ऐसे एग्जाम्पल्स जो गिवन है आप लोगों के पास। नंबर 1 इज हेलोजन, जैसे कि मैंने क्लोरीन की आप लोगों को एग्जाम्पल दी। फिर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स फिनोल को, राइट। फिर हम यूज़ कर सकते हैं H2O2, ये इससे आप लोग वाकिफ़ हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहा हूँ कि ये आमतौर पे थोड़े से प्रिमिटिव टाइम में लोग अपने कानों में डालते थे और कान जो थे वो उबलना शुरू कर देते थे। लोग कहते जनाब के इसमें बेसिकली हमारी जो वैक्स है वो ख़त्म हो रही है, हमारे कान धुल रहे हैं। हालांकि इट वॉज अ मेल प्रैक्टिस, और इस H2O2 को जैसे मैंने बोला कि इसे लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद और जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है उसका नाम है स्टूडेंट्स KMNO4, पोटासियम पर मैग्नेट। किसी ज़माने में लोग इसे पिंकी के नाम से सेल किया करते थे अपने मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, और इसको लोग प्रॉपर अपने कुओं में डालते थे ताकि कुएं का पानी जो है वो जरासीम से पाक हो जाए, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास जो हमारी क्या थी, पिंकी साहिबा थी, मीन्स KMNO4, राइट। तो ये मार्केट में इस नाम से अवेलेबल थी। फिर हम चलते हैं तो अल्कोहल, ये हम अपनी रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये भी आपको याद बताना है कि ये हम
डेफिनेटली प्योर अल्कोहल यूज नहीं करते, बल्कि इसकी जो परसेंटेज है वो जस्ट अप टू 70% होती है। और इस वाले केस में भी ये दो तरीके से काम करेगी, जिसमें से सबसे पहला मेथड क्या है, डिहाइड्रेशन। और आखिरी जो हमारे पास एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, दैट इज द फॉर्मएल्डिहाइड। और आप लोगों को याद है, शायद आपने कभी किसी टीचर से सुना हो कि जितनी भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, स्पेसिमेंस है जो हमारी लैब में प्रेजेंट है, उनको प्रिजर्व करने के लिए जिस पॉइजन को मैं इस्तेमाल करता हूँ, दैट इज बेसिकली फॉर्मएल्डिहाइड। तो इनमें से हम किसी भी चीज को लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या स्टूडेंट्स, केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट, केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। अब ये बात बड़ी एक स्ट्रेंज सी बात है जो आपको माइंड में रखनी चाहिए स्टूडेंट्स, वो ये है कि केमोथेरेपी यानी कि मैं डिफरेंट केमिकल्स को यूज कर रहा हूं टू कैरी आउट सम थेरेपी। वैसे तो अगर आप गौर से देखें तो क्या आप लोगों का H2O एक केमिकल नहीं है, राइट? तो जब मैं केमोथेरेपी की बात कर रहा हूं तो इससे मुराद ये है कि कोई भी ऐसा केमिकल जो कि बेसिकली बैक्टीरिया या वायरस की ग्रोथ को अरेस्ट करने के काम आ सकता है, उसे हम लोग केमोथेराप्यूटिक एजेंट बोलेंगे, राइट स्टूडेंट्स? सो अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमोथेराप्यूटिक एजेंट हम इस चैप्टर के रेफरेंस से बात करेंगे, उसका नाम होता है स्टूडेंट्स व्हाट, एंटीबायोटिक्स। मैंने आपसे डिस्कस किया चैप्टर में बहुत मर्तबा कि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया। हालांकि बायोटिक का मतलब एनी फॉर्म ऑफ लाइफ है, लेकिन हम पर्टिकुलरली बैक्टीरियल लाइफ की बात कर रहे होते हैं। तो वो वाला केमिकल जो कि अगेंस्ट बैक्टीरियल लाइफ यूज होगा उसे हम बोलेंगे एंटीबायोटिक। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास एंटीबायोटिक है ये दो तरह की हो सकती है। एक को हम बोलते हैं माइक्रोबिसिडल एंटीबायोटिक। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स वर्ड सुना होगा सुसाइड करना। सुसाइड का मतलब होता है अपनी जान को अल्लाह की मर्जी के अगेंस्ट अपनी विल पे ख़त्म कर लेना। जाहिर है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये हराम है। जिंदगी अल्लाह ताला की दी हुई आप लोगों को सबसे बड़ी नेमत है, इसको अल्लाह के उसूलों पे गुजारे और अल्लाह की मर्जी पे ही ख़त्म होने दें, तो ये अल्लाह से खुश होगा, राइट? तो सुसाइड खुदकशी हराम है। तो जहां पे वर्ड सिडल आए इसका मतलब है कि आपने एट वंस उस ऑर्गेनिज्म को मार देना है। तो ऐसी हमारे पास ऐसी फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स के जो बैक्टीरिया को किल करें, कब? एट वंस, फौरी तौर पे ख़त्म कर दें, उन्हें हम लोग नाम देते हैं व्हाट, बैक्टीरिसिडल मेडिसिन। लेकिन दूसरी टाइप की मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं उसे हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्या, माइक्रोबीस्टैटिक। अब जो माइक्रोबीस्टैटिक मेडिसिन हैं ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती। इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स ये वाली कि जो माइक्रोबीसिडल है वो तो किल करेंगी, लेकिन जो माइक्रोबीस्टैटिक मेडिसिन होती हैं दे डू नॉट किल बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती। तो फिर हम ठीक कैसे हो जाते? आंसर ये है स्टूडेंट्स कि ये बेसिकली अरेस्ट करती है किसको, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल ग्रोथ को अरेस्ट कर देती, और जब बैक्टीरियल ग्रोथ हमारे पास अरेस्ट हो जाएगी तो आप लोगों का इम्यून सिस्टम प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगा और उनको आप लोगों की बॉडी में से वाइप ऑफ कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि 99.99% जो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं वो बेसिकली आप लोगों के इम्यून सिस्टम का असिस्टेंट होती है। वो आपके इम्यून सिस्टम को सिर्फ हेल्प कर रही है, राइट? और वो बैक्टीरिया की फर्दर ग्रोथ को रोकेगी। बाकी सारे का सारा काम आप लोगों का इम्यून सिस्टम ही कर रहा होता है। सो बीइंग डॉक्टर एंड बीइंग पर्सन एसोसिएटेड विद द मेडिकल फील्ड, मुझे पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन बेटर हैं एज कम्पेयर टू बैक्टीरियोसिडल मेडिसिन। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ माइक्रोबीसिडल और माइक्रोबीस्टैटिक मेडिसिन और एंटीबायोटिक। तो हम लिख रहे हैं आखिरी बात आज की, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो स्टूडेंट्स हमारी एंटीबायोटिक्स 4 तरीके से काम कर सकती है। नंबर 1 कि ये सेल वॉल के लेवल पे जाके काम करें। आप लोगों ने कल के लेक्चर में ये बात सुनी थी स्टूडेंट्स
कि बेसिकली हमारी जो बैक्टीरिया है जब वो बाइंडिंग फिशन के प्रोसेस से गुजरता है तो आखिरी स्टेप में यहाँ पे सेल वॉल बनती। जब सेल वॉल हमारे पास बन जाएगी तो बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगी और उससे 2 डॉटर बैक्टीरिया बन जाएगी। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे सेल वॉल को बनने से रोक दूं, राइट स्टूडेंट्स, तो कॉमन सेंस फिर क्या होगी मेरे पास कि ये वाला बैक्टीरिया फिर डुप्लीकेट नहीं कर सकेगा, राइट। अगर वो डुप्लीकेट नहीं करेगा तो शायद नंबर इंक्रीज नहीं होगा। तो हमने बैक्टीरिया के बाइनरी फिशन के प्रोसेस से गुजरने की कैपेबिलिटी को रोक दिया, अरेस्ट कर दिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देती, राइट स्टूडेंट्स। फिर हम चलते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे काम करती हैं। इसका मतलब ये होगा कि वो सेल मेम्ब्रेन को बनने से रोक रही हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारी सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को ऑल्टर कर दें। अब वो वाली चीज़ जो सेल में जो बैक्टीरियल बॉडी के अंदर आनी चाहिए वो नहीं आ रही, और जो नहीं आनी चाहिए वो खामखा में एंटर हो रही। तो उस रिजल्ट में जो बैक्टीरिया की लाइफ है वो ऑल टुगेदर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, तो वो डिवाइड करने के काबिल नहीं रहेगा। मींस दे आर गोइंग टू डीनेचर द सेल मेम्ब्रेन्स। फिर बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती है जो कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म पे जाके काम कर रही हैं, और वो मेडिसिन जो जाके साइटोप्लाज्मिक एंजाइम सिस्टम को ख़राब करती हैं, ये डेफिनेटली मोर स्ट्रॉन्गर मेडिसिन हैं जो कि हम कोशिश करते हैं कि हम लोग यूज़ ना करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं वो या तो सेल वॉल के लेवल पे काम कर रहे होते हैं या सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन इससे भी अगली जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स है, राइट। वो कौन सी मेडिसिन है स्टूडेंट्स जिन्हें मैं लिख रहा हूँ ब्लैक के साथ? वो हैं न्यूक्लिक एसिड्स पे काम करने वाली मेडिसिन। जाहिर है कि ये एक ऐसी मेडिसिन होती हैं कि जो क्या करेंगी, जो हमारे डीएनए या आरएनए को जाके डैमेज करेंगी। यानी कि या तो ये उसके क्रोमोसोम के ऊपर जाके डिस्टर्ब कर देंगी, या फिर क्रोमोसोम से रिलीज होने वाले आरएनए को अफेक्ट कर देंगी, जिसकी वजह से डेफिनेटली बैक्टीरिया की एबिलिटी टू रेप्लिकेट इट्स डीएनए एंड कन्वे इट्स मैसेज टू राइबोसोम टू मेक इट्स प्रोटीन, वो रुक जाएंगी। तो जब प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगी तो बैक्टीरिया के नए एंजाइम नहीं बनेंगे, और नई एक्टिविटीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो अवेलेबल नहीं होगा, और बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी, अरेस्ट। सो ये जाहिर है जो डीएनए पे जाके काम कर रही है वो चूंकि न्यूक्लिक एसिड सांझे हैं, वही न्यूक्लिक एसिड उनके हैं, वही हमारे हैं, तो ये ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। लिहाजा हम इस पर्टिकुलर जनरेशन ऑफ मेडिसिन को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ लास्ट वेपन, राइट स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों ने आज के लेक्चर में कुछ पॉजिटिव गेन किया होगा और आप इस बेसर एक पॉइंट को यूज़ करेंगे अगेन टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर एफएस एग्जामिनेशन। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।